अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम टाइप्स ऑफ मोशन के जो बाकी सेक्शंस हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मोशन की जो दो टाइप्स हैं वो स्टडी कर ली थी, आप लोगों को याद होगा। मैंने उसमें आप लोगों को ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन का कॉन्सेप्ट बताया था विद रिगार्डिंग ऑफ अ पॉइंट बॉडी एंड अ होल सिस्टम ऑफ बॉडी या होल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी से रिगार्डिंग याद आ रहा होगा आप लोगों को। कुछ इसी तरह की बात आज हम बाकी टाइप्स ऑफ मोशन में भी स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पर बातें आइडिया हो रही होंगी, अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से हम सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पढ़ सकते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर हमारे दिमाग के अंदर वो बातें रहें। ओके स्टूडेंट, आज हम टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर सर्कुलेटरी मोशन पहले पढ़ लेते हैं। सर्कुलेटरी मोशन दोबारा से बेटा वही बात करेंगे कि जब आप सर्कुलेटरी मोशन की बात करते हैं तो विद रिगार्डिंग ऑफ अ पॉइंट बॉडी आप डिस्कशन करते हैं जिसमें जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहता है, यानी एक ही पॉइंट बॉडी होगा। जैसे ये एक पॉइंट बॉडी और ये सर्कुलर पाथ में विद रिस्पेक्ट से ये मैंने एक मास ले लिया और ये एक मास, ये इसका फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट ये एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से अपने एक्सिस में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी जो सर्कुलर पाथ बनेगी ना, जिस सर्कुलर पाथ में बेटा ये मास इस तरह से रोटेट करेगी, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये सर्कुलर पाथ जो देख रहे हो इसको क्या कहेंगे बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, एक पॉइंट बॉडी फिक्स पॉइंट के अबाउट अपने एक्सिस पे अगर क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो सर्कुलर पाथ बना करके, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी मोशन। इफ अ पॉइंट बॉडी if a point body is moving, if a point body is moving about its axis of rotation, axis of rotation, with reference to its fixed point या with respect to its fixed point, with respect to its fixed point। एक पॉइंट बॉडी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट से अपने एक्सिस पे क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़रा सा डेफिनेशन से हटाकर यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये जो पाथ बन रहा है ना जिस पे ये पॉइंट बॉडी रोटेट करेगा, ये जो पाथ बन रहा है बेटे, इस तरह से जो सर्कुलर पाथ बनेगा, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये किसमें डिस्कस हो रहा है बेटा, रिगार्डिंग टू पॉइंट बॉडी हम बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या आएगा, रोटेटरी मोशन में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी आएगा। यानी जैसे हम बात कर लें एक फैन की, ठीक है, जरा देखना बच्चे इस बात को समझिएगा। ये एक फैन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इस कोशिश करते हैं अच्छी तरह से एक फ़ैन बनाकर आपको दिखा के इस पर डिस्कशन कर ली जाए। ये फ़ैन की इस तरह से जो है वो विंग्स ड्रॉ कर दे रहे हैं। ओके, तीसरी विंग भी ड्रॉ कर दी जाए। ओके, ठीक है। अब देखो
अब मैं ज़रा एक विंग की बात करूं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे। ये देखो, देखना बेटा, ये देखो A B C D E F, कितने सारे पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट का अपना एक क्या बनेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। ठीक है, रेडियस जो कि आपको सबका अलग अलग नज़र आएगा। ये देखो, ये वाला पॉइंट है, अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, 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 और हर का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका रेडियस कुछ और होगा, 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 इसका रेडियस कुछ और होगा। और जबकि यहाँ पे एक फिक्स रेडियस था, समझ पा रहे हो, यहाँ पे इस बॉडी का जो कि पॉइंट बॉडी है, इसका एक फिक्स रेडियस है। और अगर मैं इस फैन की बात करूं तो फैन जो कि आपको एक सॉलिड बॉडी नज़र आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्कस किया था, बिल्कुल इसी तरह से। जैसे अगर मैं इस फैन की एग्जांपल दूं तो इस फैन के आपको जो विंग्स हैं जो कि इस तरह रोटेट कर रही है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि डिफरेंट रेडियस के साथ एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो इसको आप क्या नाम देंगे, रोटेटरी मोशन का नाम देंगे। तो वाइब्रेटरी सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन में आपको बहुत वाइटल डिफरेंस एक नज़र आ रहा होगा कि एक ही पॉइंट बॉडी और एक फिक्स रेडियस, यहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं विद डिफरेंट रेडियस। तो ये मोशन क्या होगी बेटा, रोटेटरी मोशन होगी। इफ अ पॉइंट बॉडी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ ऑल सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी, if all sets of point, if all sets of point of a body is moving on circular path of different radius, ऑल सेट ऑफ पॉइंट ऑफ बॉडी, इस बॉडी के जितने सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ये सब के सब मूव कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, लेकिन सबका रेडियस क्या है, डिफरेंट है। तो इसको क्या कहोगे आप, रोटेटरी मोशन कहोगे। और यहाँ एक ही पॉइंट बॉडी है जिसका रेडियस क्या है, फिक्स है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन में आएगा और ये रोटेटरी मोशन में आएगा। तो हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे एक सर्कुलर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन में जब पढ़ते हैं वहाँ पे रेडियस एक बॉडी का क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो जब फिक्स रेडियस रहता है तो हम क्या पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी मोशन पढ़ते हैं। और अगर डिफरेंट रेडियस के साथ पढ़ेंगे तो वो कहाँ पे आएगा बेटा, रोटेटरी मोशन में आएगा। डिफरेंट रेडियस के साथ अलग अलग रेडियस बन सकते हैं अगर, तो सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन बिल्कुल जो है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें एक चीज़ और स्टडी होती है, स्पिन मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन या जो सर्कुलेटरी मोशन होती है ना, इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी लाई कर रहा होता है। इन दोनों में ही जो घूमने का एक्सिस है वो बॉडी के आउटसाइड लाई कर रहा है। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी पर ही लाई कर रहा हो, जैसे एक बॉल है, क्रिकेट बॉल होती है ना बेटा, क्रिकेट बॉल की अगर हम बात करें, या अगर हम एक फ़ुटबॉल की बात करें, ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल फ़ुटबॉल की हो जाएगी। अगर हम एक फ़ुटबॉल की बात करें तो बेटा आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से जहन में आ रही होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि फ़ुटबॉल को इस तरह से आप अपनी फिंगर पे घुमा रहे होते हैं, है ना। तो आप अपनी फिंगर पे जब घुमाते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी पर ही क्या कर रहा होता है, बॉडी पर ही लाई कर रहा है। यानी जो घूमने का, रोटेट करने का जो एक्सिस जिस पे बॉडी को घूमना है वो बॉडी पर ही क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ऐसे ही बॉडी घूम रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन बोलते हैं। जबकि सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन में ऐसा नहीं है, जिस एक्सिस पे घूमना है वो बॉडी से बाहर लाई कर रहा है दोनों जगह पे। लेकिन स्पिन मोशन में क्या होता है, जैसे अर्थ रोटेट भी कर रही है और स्पिन भी कर रही है। यानी
एक एक्सिस अर्थ का ऐसा है जो आउटसाइड द अर्थ लाई कर रहा है। ये अर्थ का जैसे मैंने बना दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ ये मैंने अर्थ बना के ड्रॉ करके दिखा दी। ओके, तो अर्थ आउटसाइड द बॉडी एक एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो ये इसकी रोटेटरी मोशन हो गई अर्थ की, और साथ साथ ये अर्थ अपने ही एक्सिस यानी खुद घूम भी रही है, ये इसकी स्पिन मोशन हो गई, जिसकी वजह से डे एंड नाइट का कॉज होता है। अर्थ के स्पिन करने की वजह से डे, रात और दिन का जो निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया है अर्थ के स्पिन करने की वजह से, और अर्थ ये जो रोटेट कर रही है रोटेशनल मोशन की वजह से सीजन्स जो आते हैं, 4 सीजन यानी डिफरेंट सीजन्स जो आते हैं सर्दी और गर्मी के, समर एंड विंटर सीजन। ओके, तो ये आपके सामने अर्थ की इसलिए रोटेशनल मोशन कहा जाता है क्योंकि रेडियस फिक्स नहीं रहता अर्थ का। जो अर्थ का एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, कभी ऐसा होता है कि अर्थ सूरज से बहुत करीब होता है समर सीजन, और कभी ऐसा होता है कि अर्थ सन से बहुत दूर हो जाता है ना, तो विंटर सीजन। तो उसकी वजह क्या है कि रेडियस में क्या आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है इन रियल एग्जाम्पल्स। इसलिए अर्थ की मोशन को हमेशा क्या कहा जाता है, रोटेटरी मोशन कहा जाता है, जो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पर हो रही है, वो रोटेटरी मोशन कहते हैं। और साथ साथ जो अपनी ही बॉडी पर भी अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, स्पिन मोशन। आई होप कि वो अच्छी तरह से आप बात अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। सिर्फ सर्कुलर मोशन के अंदर ही देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स निकल रहे होते हैं, जो अच्छी तरह से एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए दिमाग में नए कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं कि हमें तो इस अंदाज से ये बात पता ही नहीं थी। अब ये बात हमारे समझ में आई है कि ये एक्चुअली इस तरह से डिफ़ाइन की जा सकती है मोशन को। तो ये सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन, और यहाँ पे मैंने आपकी नॉलेज के लिए एक बात और कौन सी कर दी बेटा, स्पिन मोशन भी कर दी, और अच्छी तरह से बातें आपके जहन में आ जाएँ। ओके स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड यूज़ किया जाता है, टू एंड फ्रो। थिंक मुझे इसको स्टार्टिंग में ही लिख देना चाहिए, मोशन की डेफिनेशन भी यहीं से शुरू होगी, टू एंड फ्रो एग्जीक्यूशन। टू एंड फ्रो को हम उर्दू में कह सकते हैं इर्द गिर्द, यानी देखना आपको कुछ अच्छी सी एग्जाम्पल्स दी जाए जिससे बात आप बहुत अच्छी तरह समझ सकें। जैसे एक पिंजरे में आपने एक छोटे से तोते को कैद कर दिया, या आप एक तोते को आपने रखा हुआ है और बिल्ली आ गई है, तो टारगेट हो गया ना, उसको शिकार करना है उसका, तो वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। टारगेट पॉइंट हो गया, केज पिंजरा जिसके अंदर तोता मौजूद है, उसको उधर जाना नहीं है, वही उधर ही मंडलाते रहना है। तो किसी एक टारगेट के इर्द गिर्द घूमना, जैसे कोई लुटेरा है, कोई चोर डाकू है, बैंक टारगेट कर लेगा, तो बैंक के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, एक टारगेट हो गया ना उसका। तो ऑसिलेटरी मोशन में कुछ इसी तरह की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट का एक होता है मीन पोजीशन, जैसे कि आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम बना के दिखा देता हूँ, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो जाएगी बेटा। एक सिंपल पेंडुलम, ओरिजिनली ये इसकी पोजीशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, आई होप कि आपको पता होगी, मीन पोजीशन। ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। अब मैं इस पेंडुलम को यूँ उठा के छोड़ दूँ तो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा ना, ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। इसी तरह से जैसे और क्लास में होते आप, तो फिर आप लोगों से भी कुछ एग्जाम्पल्स पूछते, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे आप क्लासेस में, लेकिन जो है वो अभी फ़िलहाल यहीं गुजारा कर लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपसे पूछता तो लाजमी आप ये एग्जाम्पल देते, पार्क में जो स्विंग्स लगी हुई होती हैं, और ये वाली जो स्विंग ख़ास तौर पे जो है ये बना के दिखाते हैं ज़रा आपको, ठीक है भाई? ओके जनाब, ये जैसे ये बना के दिखा दिया मैं, सही है। और इसमें ज़रा एक शरारती से बच्चे को भी बैठा देते हैं, सही है भाई, पूरा सेटअप आप समझ चुके हैं। अब ये इसको जो है वो आप ज़रा झूला दें, थोड़ा पीछे ले जाएंगे और छोड़ेंगे, तो ये जहाँ बैठा हुआ है ना, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये है ना, ये इसी के इर्द गिर्द
ऐसे करता रहेगा, इधर जाएगा आगे और फिर जाएगा पीछे, ये इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द, किसके अबाउट? मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये क्या कहलाती है? ऑसिलेटिंग, टू एंड फ्रो एग्जीक्यूशन अबाउट मीन पोजीशन, एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रो एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी क्या है? यही चीज़ है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी से हो रही हो अगर यही चीज़। ये तो बहुत फ्रीक्वेंसी तो समझते हैं ना आप लोग, 1 सेकेंड में कितनी दफ़ा इर्द गिर्द जाएगा, टू एंड फ्रो, इन 1 सेकेंड कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा। 1 सेकेंड में जितनी दफ़ा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन जानते होंगे, जैसे 2 से स्टार्ट हो दोबारा 2 पर आए, दैट इज़ कॉल्ड 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। ये 2 पोजीशन है ना, यहाँ से जाए वापस यहीं पे आए, दैट इज़ कॉल्ड 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। पीछे से छोड़ा आपने, दोबारा वहीं पीछे पे आए, तो इसको कहते हैं 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। बता दिया मैंने यहाँ पे, 2 से अगर स्टार्ट हो रहा है, 2 से आएगा मीन पोजीशन, मीन से जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन या फ्रू पे, फिर कहाँ पे आएगा? इधर 2 पे वापस आएगा। ये हुई 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो 1 सेकेंड में जितनी दफ़ा, उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अगर ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से हो रही हो, नॉर्मली ये आप कहाँ पढ़ते हैं? जैसे आपके पास वेव्स हैं, जब आप वेव्स जेनरेट करते हैं, तो जब आप वेव्स जेनरेट करते हैं, आपको ट्रांसवर्स वेव बना के दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि आपने ये ओ लेवल ऑफ मैट्रिक क्लासेस में बहुत ज़्यादा स्टडी किया है इस तरह से। ये है ट्रांसवर्स वेव। अब 1 सेकेंड में वेव्स की कंप्लीशन 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। अगर 100 वेव्स कंप्लीट हो जाएं इन 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज़। तो हाई फ्रीक्वेंसी से अगर टू एंड फ्रो एग्जीक्यूशन हो रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। आमतौर पर जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से हम बात कर रहे होते हैं, पेंडुलम वगैरह हो गई या इस तरह से स्विंग्स वगैरह हो गई, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से होती हैं, यानी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं घूमता है इसमें बॉडी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से होती है, तो उनको ऑसिलेशन बोल सकते हैं इसको। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी से हो रही होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। यही बात होगी पूरी, टू एंड फ्रो एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद हाई फ्रीक्वेंसी, विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। यानी हम इसमें एक चीज़ ऐड कर लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन में, अगर परफॉर्मेंस वाइब्रेटरी मोशन की क्या हो रही हो? विद हाई फ्रीक्वेंसी हो रही हो, विद हाई फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम कॉमन वर्ड जो यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, वो वाइब्रेटरी। कोई इसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरीली डिफाइन किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी से अगर टू एंड फ्रो एग्जीक्यूशन हो रही है तो आपके लिए बेहतर है कि आप उसको क्या कहें? वाइब्रेटरी मोशन कहें। और आमतौर पर जनरल लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में आमतौर पर आप जो एग्जीक्यूशन देख रहे होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। तो ये इतना पहले पार्ट आप लिखिए, फिर पॉज करते हैं, इतना पहले पार्ट आप कॉपी कर लें, फिर इसका दूसरा सेक्शन जो है वो जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है मुझे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कॉपी करें पूरा, पॉज। ओके बेटा, अब दोबारा से रिज्यूम करते हैं हम। टाइप्स ऑफ मोशन तो आपने अपने पास अच्छी तरह से राइट डाउन कर ली होंगी, सारी बातें आपने टाइप्स ऑफ मोशन की नोट डाउन कर ली होंगी विद डायग्राम्स। जो भी मैं आप लोगों को डायग्राम्स वगैरह बनाता हूँ, आप लाजमी तौर पे बेटा अपनी कॉपी पे बिल्कुल इसी तरह से कॉपी किया कीजिए, उससे लेक्चर की एक अपनी इम्प्रेशन बनता है ना, एक अपना उसका अट्रैक्शन बनता है। जब आप पढ़ेंगे तो डायग्राम्स वगैरह के साथ जब सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो आपका जो एक नोट्स बन रहा होगा उसकी एक अपनी ही लुक होगी, एक अपना इम्प्रेशन होगा, तो बाद में आपको उसको याद करने में, पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे अपनी मेहनत को। जब आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, वर्क करते हैं, आप फिजिकल क्लासेस में होते हैं, या मुझे मौका लगा, मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स की कॉपीज़ हैं, कहीं मौका लगा ला के दिखाऊँगा आपको, बहुत कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग नोट्स रिटर्न होता है उनका,
तो आप भी बिल्कुल यही कोशिश करें बेटा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है, सेकेंड ईयर वाले तो फिर वो आदी हो चुके होते हैं, यूज्ड टू होते हैं, वो तो उसी तरह से काम करते हैं, उनको इतनी दफ़ा बताने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, ताकि आपका अपना एक प्रॉपर वर्क चल रहा हो, ताकि फिजिकल क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बात कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होने की वजह से बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। वैसे तो अगर हम आपसे एक एक करके अगर मैं पूछूंगा तो आप डिस्टेंस के बारे में सबसे पहली बात जो बताएंगे वो बताएंगे कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें कोई डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे भाई सर कि ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होना कि इसमें डायरेक्शन ज़रूरी होती है। तो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाली बात है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिजिकली नेचर में तक एक जैसे लगते हैं, दोनों ही एक तरह की लेंथ है जिसकी मेजरमेंट की जाती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फिजिकली लेंथ हैं जिसकी मेजरमेंट की जाती है, लेकिन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स वाली लेंथ हैं। मेरे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिससे मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अच्छी तरह आप तमीज़ करवा दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसीडर कर लूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर मैं दो इस तरह से पॉइंट्स कंसीडर कर लूँ, जिसमें से मैं एक को क्या कह सकता हूँ इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स में वर्ड इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट का, और दूसरा जो एंड पॉइंट है इसको हम क्या कह सकते हैं फाइनल पॉइंट। तो एक तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बिटवीन आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनता हुआ नजर आता होगा। डिस्टेंस ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रेट लाइन जो कि लीस्ट डिस्टेंस है, इससे छोटा डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का कोई बन भी नहीं पाएगा। तो ये जो आप लीस्ट देख रहे हो जो कि स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी इनिशियल और फाइनल दो पॉइंट्स के बिटवीन जो मिनिमम डिस्टेंस बन सकता है स्ट्रेट लाइन, मिनिमम होने का मतलब यही है कि वो बिल्कुल क्या होगा स्ट्रेट होगा। तो हम इस पाथ को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल लीनियर यानी स्ट्रेट होने की वजह से इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोकेशन देखेंगे, आप किसी भी पॉइंट की आप अगर लोकेशन देखेंगे तो वो आपको ए से किस तरफ नज़र आएगी, बी की तरफ नज़र आएगी। इसका मतलब इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मौजूद है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी बन रही है ये लेंथ। और ए से बी अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं तो एक चॉइस ये भी है कि भाई हम ऐसे नहीं जा रहे, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहे, हम अपनी मर्जी से मौजा ही मौजा घूमते फिरते जा रहे हैं ऐसे। ये लें भाई, तो हम ए से बी पॉइंट तक तो पहुंच गए हैं इस पाथ से, लेकिन इस पाथ में किसी भी पॉइंट को अगर हम देखें तो उसमें कोई लोकेशन प्रॉपर नहीं आएगी, यानी इसमें कोई डायरेक्शन वाली बात है ही नहीं। इस पॉइंट की लोकेशन अगर देखी जाए तो इस पॉइंट की लोकेशन इस तरफ को कहीं जा रही है, और इस पॉइंट की अगर लोकेशन देखी जाए यहाँ एरो बना दे तो इस तरफ को कहीं जा रही है, यानी डायरेक्शन वाला पाथ तो है ही नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जो आपने इस तरह से जिगजैग बना दिया है अपनी मर्जी का, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर पाथ बन रहा है जिसको आप क्या कह सकते हो डिस्टेंस कह सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट की सबसे बड़ी खास बात ये कि डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो जाता है। एक बार जो बन गया ए से बी तक का जो डिस्टेंस मिनिमम बन गया स्ट्रेट लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये अब चेंज नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल, दो पॉइंट्स के बिटवीन अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आ गया तो अब ये 10 मीटर ही रहेगा, ये बदल नहीं सकता है। और डिस्टेंस अगर आपने इस वाली लेंथ को मेजर किया, ये अगर 50 मीटर आई है, अगर आपने मेजर किया और ये कितनी आई है 50 मीटर आई है, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए और मौजा ही मौजा, अब अपनी मर्जी से कह रहे हैं और घूम फिर के जाएंगे, ऐसे जा रहे हैं। तो ए से बी गए, लेकिन अब मेजरमेंट कितनी आ रही है 70 मीटर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस दो पॉइंट्स की बिटवीन की जो मेजरमेंट है वो कुछ भी बन सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती कभी भी। दो पॉइंट्स के बिटवीन जो बन गई वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती।
और बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से मैं सर्कुलर पाथ में चला और दोबारा पॉइंट ए पे पहुंच गया, पॉइंट ए से चला और पॉइंट ए पर ही पहुंच गया। ये पॉइंट ए था जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और दोबारा पॉइंट ए पर ही पहुंच गया। ठीक है, पूछता हूं डिस्टेंस बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। तो डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने, ये जो देख रहे हैं ये डिस्टेंस है, ये जो सर्कुलर पाथ जो देख रहे हैं ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर। आर क्या चीज़ है, रेडियस है। व्हाट इज आर, आर रेडियस है। डिस्टेंस जो है वो मैं निकालना चाहूँगा तो कैसे निकाल दूंगा मैं, 2 पाई आर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं, फिजिकल क्लास में होते तो मैं आपसे ही पूछता है, डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो ए से चल के दोबारा कहाँ पहुँच गया, ए पर ही पहुँच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, 0। यहाँ देखें डिस्प्लेसमेंट ए से चल के दोबारा कहाँ पर आ गए आप, ए पर आ गए। तो इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो डिस्टेंस 0 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। जबकि डिस्टेंस सर्कुलर पाथ ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आपके सामने रखूँ, फिर डेफिनेशन बता दूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। जैसे पहले मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया 3 मीटर और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया 4 मीटर। तो बताइए डिस्टेंस क्या बन रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या बन रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस होता है। तो इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट क्या है, सी। तो ए से सी तक ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट, ए से सी तक का, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट ये और डिस्टेंस ये है बेटा। तो डिस्टेंस निकालेंगे इसका, तो डिस्टेंस कितना बनेगा बेटा, 3 मीटर एंड 4 मीटर। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ए से सी तक का डिस्टेंस 7 मीटर आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक की ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हाइपोटेन्यूज है बेटा, इससे निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मतलब, अगर आप लोगों को याद आ रहा है थ्योरम ये, तो हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट बेस स्क्वायर करते हैं और परपेंडिकुलर स्क्वायर करते हैं। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 9, और 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 9 + 16 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25, और अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा, 5। हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 5 मीटर। दिस वन बेटा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगी या उससे कम होगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिजिकली दोनों ही नेचर वाइज लेंथ हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इन दोनों का। इतनी एग्जाम्पल सामने रखने का मतलब ये कि बहुत अच्छी तरह से दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो अब ज़रा अगर मैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपके सामने लिख के दिखाऊं, तमाम एग्जाम्पल्स कॉपी कर लेंगे आप। तो अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की लिखूं, तो पहले जैसे डिस्टेंस को डिफाइन करना चाहते हैं, डेफिनेशन, पहले डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से हेडिंग बना करके डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की लिख लीजिएगा। तो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, द लीस्ट और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the least or the shortest distance between 2 points, between 2 fixed points along the straight path.
along the straight path is called displacement. पढ़ देता हूँ दोबारा. The least or the shortest distance between two fixed points. Two fixed points क्या हो गए बेटा? Initial और final. The least or the shortest distance between two fixed points along the straight path is called displacement. जब दो पॉइंट्स के बिटवीन लीस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो स्ट्रेट ही होगा ना वो, तो हम इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट. और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होगी. और इट्स एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर. पता ही है आपको, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. और इसका जो फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का, जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा S = VT. काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये यूज़ करेंगे हम आगे. S = VT. वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम किया मैंने. इसको हम अच्छी तरह से चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं एरो. तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ गई बेटा. और डिस्टेंस की क्या आएगी? द मेजरमेंट बिटवीन टू पॉइंट. द मेजरमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बिटवीन जो भी मेजरमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए जिसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. यानी मैं डेफिनेशन अगर आपके सामने किसकी लिखूं बेटा? डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी बेटा? द मेजरमेंट, द एनी measurement between two fixed points without any particular direction. Without any particular direction is called distance. बाकी ये पॉइंट्स इसमें वैसे ही आ जाएंगे बेटा. पहला तो डेफिनेशन हो गया. बाकी दो पॉइंट्स, जैसे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी लिखा तो इसमें क्या लिखेंगे? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट तो इसकी मीटर होती है. और फॉर्मूला जैसे इसका एरो लगा के लिखा, उसमें एरो हटा देंगे. फॉर्मूला सिर्फ सिंपली क्या हो जाएगा? S = VT. 4 पॉइंट्स बनेंगे. जैसे इसकी वेक्टर लिखी तो वो स्केलर क्वांटिटी और फॉर्मूला. तो ये आपके सामने बेटा है. तो लेंथ ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों, लेकिन लेंथ होने के बावजूद कॉन्सेप्ट का बहुत मेजर डिफरेंस है. तो मेजर डिफरेंस जो कॉन्सेप्ट का है बताने की कोशिश की इतनी एग्जाम्पल सामने रख करके. तो ये सारी बातें अच्छी तरह से अपने जहन में रखेंगे कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, जबकि डिस्टेंस कुछ भी बन सकती है. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और अमाउंट फिक्स होता है. आई होप कि अच्छी तरह से आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ईच एंड एवरीथिंग, एक बात अच्छी तरह से नोटबुक में कॉपी करें. और जितनी भी डायग्राम्स वगैरह बनाई गई हैं सब होनी चाहिए आपके पास मौजूद अच्छी तरह से. जैसे मैंने जितनी एग्जाम्पल्स लिख के दिए, जो बताया है, सब बिल्कुल सही तरह से अपने पास लिखें और उसको स्टडी करें. कोई बात ऐसी नहीं होगी जो आपको इतनी पूछने के लिए रह जाए. अच्छी तरह से बिल्कुल बात जहन में आ जाएगी. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वेलोसिटी और उसके टाइप्स के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.